Now, next topic is World Inequality Report 2026. वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के बारे में बात करते हैं। तो न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब इन्होंने रिलीज़ किया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 को। की हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट की? तो ग्लोबल वेल्थ शेयर की अगर हम बात करें, ग्लोबल टॉप 10% ऑफ पॉपुलेशन ओन करती है 75% ऑफ टोटल वेल्थ। कितना? टॉप 10% जो है वो 75% वेल्थ को ओन करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो बॉटम 50% ये जस्ट 2% वेल्थ को होल्ड करते हैं ग्लोबली। इनकम डिवाइड की बात करें, ग्लोबली टॉप 10% ऑफ इनकम अर्नर्स अर्न करते हैं मोर देन रिमेनिंग 90% कंबाइंड। ठीक है, तो जो ग्लोबल टॉप 10% हैं ये कितनी इनकम अर्न करते हैं? 90%। पोरेस्ट हाफ की अगर हम बात करें ग्लोबल पॉपुलेशन का, ये जस्ट लेस देन 10% टोटल ग्लोबल अर्निंग्स रिसीव करते हैं। ठीक है, टॉप 10 90% एंड पोरेस्ट हाफ जो है वो लेस देन 10% ग्लोबल अर्निंग्स इनके पास जाती है। इतना बड़ा गैप है। नाउ ये इनइक्वालिटी, इसकी इफ़ेक्ट्स क्या क्या है? सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लाइमेट इनइक्वालिटी, दी कार्बन डिवाइड, ठीक है, स्टॉक डिस्पारिटी। पोरेस्ट हाफ ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ये जस्ट 3% ऑफ प्राइवेट कैपिटल रिलेटेड कार्बन इमिशन को करते हैं। कितनी? 3%। वाहिल जब हम बात करें वेल्दियस्ट 10% की, तो ये रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर अप्रॉक्सीमेटली 77% ऑफ दीज इमिशंस। पोरेस्ट हाफ जो है वो जस्ट 3% कार्बन इमिशन कर रहे हैं। वहीं अगर हम वेल्दियस्ट 10% की बात करें तो ये 77% इमिशन कर रहे हैं। इतना बड़ा गैप है। इतने मतलब ये रिचेस्ट पीपल इनकी वजह से इतना, वेल्दियस्ट पीपलों की वजह से, वेल्दियस्ट लोगों की वजह से इतना इमिशन हो रहा है। और वो झेलना किनको पड़ता है? वो झेलना पड़ता है पोरेस्ट लोगों को। ठीक है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, क्लियर क्लाइमेट इनजस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे दोज हु इमिट द लीस्ट, ठीक है, जो कि कम इमिट करते हैं, ऑफन इन लो इनकम कंट्रीज। हम किन की बात कर रहे हैं? लो इनकम कंट्रीज की। ये मोस्ट वुल्नरेबल हैं और यही एक्सपोज होते हैं क्लाइमेट शॉक्स से, टू क्लाइमेट शॉक्स। ठीक है, तो देखो इमिशन यहाँ पे होगा और इस इमिशन का इफेक्ट कहीं यहाँ पे जाके होगा। आई बात समझ में? तो वेल्दियस्ट लोग ये इमिशन करते हैं और पोरस लोग जो है वो एक्सपोज होते हैं डिफरेंट तरीके से। फ्लड आया तो जो गरीब स्लम्स में रहते हैं उनको झेलना पड़ेगा। हीट वेव, जिनके पास अच्छे से शेल्टर नहीं है तो उन्हीं पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। जिनके पास कूलर नहीं है, एसी नहीं है, फ़ैन नहीं है, जिनके पास एयर प्यूरीफायर नहीं है, तो उनको झेलना पड़ेगा ये सब। अब जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो वेल्दियस्ट हैं, जिनके पास ये दौलत है, वो तो ये इक्विपमेंट्स खरीद के अपने आप को संभाल लेंगे। अब जिनके पास कुछ नहीं है वो क्या करेंगे? जिनके पास हैंड टू माउथ है, रात का खाना है बस, मतलब डेली वेज हैं, तो उनके लिए परेशानियां हैं। आई बात समझ में? नाउ सिस्टमैटिक ग्लोबल फाइनेंशियल इनइक्वालिटी, global financial system reinforce inequality by allowing rich economies to borrow cheaply and receive higher returns on foreign investment। ठीक है, तो ये जो रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से इनको ये क्या चाहते हैं? ये हाईएस्ट रिटर्न्स चाहते हैं, हायर
रिटर्न्स ज़्यादा से ज़्यादा कमाई चाहते हैं। ये भी एक यहाँ पे इशू है। वेल्थ ट्रांसफ़र, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो इनकम ट्रांसफ़र है अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ ग्लोबल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूँ, ये फ्लो करता है एनुअली फ्रॉम कहाँ से, पोरर टू द रिचर नेशंस। ध्यान से सुनना, 1% ग्लोबल जीडीपी का हर साल गरीब कंट्रीज से अमीर कंट्रीज की ओर जा रहा है, पुअर कंट्रीज से रिच कंट्रीज की ओर जा रहा है। एन अमाउंट नियरली 3 times द टोटल ग्लोबल डेवलपमेंट एड। ये नियरली बराबर है 3 times जो ग्लोबल डेवलपमेंट एड के लिए है, उसके नियरली 3 times है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इतना हर साल फ्लो कहाँ पे होता है, गरीब कंट्रीज से। तो भाई देखो, ये पुअर कंट्री है, ये रिच कंट्री है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, ये मिशन भी कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, ये अर्न भी कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, ये मतलब हर कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ये एक गरीब कंट्री है। ठीक है, इसके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। तो अब जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इसको यहाँ से इंपोर्ट करना है ना, करना है। इमिशन किसने किया, इन्होंने किया। ये लोग एग्रीकल्चर पे, ट्रेडिशनल चीज़ों पे ये डिपेंड हैं। तो अब इनको भी थोड़ा बहुत ज़रूरत है, अब ये डेवलप करना चाहेंगे, लेकिन इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इन्होंने इनसे लिया, इन्होंने इमिशन किया, तो इनका जो इमिशन है वो दोबारा आके इन्हीं पे इफेक्ट करेगा। फिर यार ले भाई पेल भाई मुझे। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ड्रॉट्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल बढ़ेंगी, इफेक्ट इन पे होगा, इन पे होगा। इनको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये तो डेवलप है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास सब कुछ है। गए कौन, बाढ़ में कौन गए, ये बेचारे। इनके पास जब है नहीं तो ये ख़त्म। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आपने सुना होगा ग्लोबलाइजेशन में, और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, और जो रिच लोग हैं वो और रिच होते जा रहे हैं। पोर जो लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, पोर होता जा रहा है, गरीब जो अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है, रिच जो है वो और रिच बनता जा रहा है। नाउ इंडिया की बात करें, इंडिया में भी इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम हाई इनकम इनइक्वलिटी की बात करें। टॉप 1% जो अर्नर्स का है, ठीक है, वो कैप्चर करता है 58% नेशनल इनकम का। बॉटम 50% रिसीव करता है 15% ऑफ नेशनल इनकम का। टॉप 10% कितना, 58। 50% जो है, बॉटम 50% वो 15% नेशनल इनकम रिसीव करता है। ठीक है, एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वालिटी, रिचेस्ट 10%, ये 65% जो नेशनल वेल्थ है वो इनके पास है। ठीक है, नाउ टॉप 1% एलोन जो है वो 40% टोटल नेशनल वेल्थ को होल्ड करता है। भाई यहाँ पे बचा क्या, क्या ही बचा यहाँ पे, कुछ बचा, अब ख़त्म, कुछ नहीं बचा। नाउ कंसिक्वेंसेस क्या है हाई इनइक्वलिटी के, इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी एंड स्टैग्नेशन। इनइक्वलिटी जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये जो हम कहेंगे परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, एज यहाँ पे इन एडुकेट हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन। तो बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उसको ना हेल्थ केयर मिलती है, ना न्यूट्रिशन, ना एजुकेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। इस वजह से टैलेंट जो है वो तो वेस्ट जा ही गई भाई। ठीक है, जब खाने के लिए नहीं होगा, आदमी के पास हेल्थ नहीं होगी, आदमी के पास एजुकेशन नहीं होगी। तो एग्जांपल्स दे सकते हैं यार, क्या अपनी एग्जांपल अगर दूं तो फिर आप, मुझे नहीं लगता आप टूट पड़ोगे, आप रो पड़ोगे। मतलब कि हमारी कितनी मुसीबतें हैं, कितनी मुसीबतें हैं। ठीक है, हम बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं। आई बात समझ में? तो अपने हालात ये बराबर है। ठीक है, ये राइटर साहब जो जिसने भी ये टॉपिक रिसर्च की है, बेस्ट रिसर्च की है।
जिसने भी ये टॉपिक छापा है यहाँ पे वो ग्रेट है। ठीक है। नाउ एनीमिया की बात करते हैं। एनीमिया वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इसको कम कर देता है। ठीक है। तो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन यहाँ पे कम हो जाती है। किस वजह से? हाउस होल्ड इनकम फिर यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है। एनीमिया की वजह से तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फिर यहाँ पे नहीं होती। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का रिपोर्ट है। नाउ इंटर जनरेशनल पॉवर्टी ट्रैप्स। अनइक्वल जो है अनइक्वल आउटकम्स reinforce unequal opportunities with parental income and education। ये स्ट्रांगली प्रिडिक्ट करते हैं बच्चे की जो लाइफ प्रोस्पेक्टस होते हैं उसको। ठीक है। तो अगर किसी के पापा के पास मतलब अच्छा खासा पैसा होगा, पेरेंट्स के पास अच्छा खासा इनकम होगा, तो वो ऑब्वियसली वो पहले अपने बच्चे के एजुकेशन पे, हेल्थ पे, अपने बच्चे के केयर पे इन्वेस्ट करेंगे। अब जब पेरेंट्स के पास कुछ नहीं होगा तो बच्चे को क्या ही वो इन्वेस्ट करेंगे उसके एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पे। तो फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलती रहेगी। बाई चांस उस जनरेशन में, उस पीढ़ी में किसी ने अपनी, मैं कहूँगा कि तकदीर बदल दी, या उसकी कोई किस्मत हुई, या उसने गिर के उठ के चल के तकदीर बदल दी, अपनी मेहनत थोड़ी बहुत की। ठीक है। भूखे पेट रह के फटे वटे कपड़े पहन के मेरी तरह अगर थोड़ी बहुत तकदीर बदल ली तो हालांकि मैं बदल नहीं पाया, लेकिन अगर उन्होंने बदल ली तो हो सकता है चेंज हो जाए, वरना फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलती जाएगी। वो पीढ़ी फिर मुझे लगता है 4-5 जनरेशन ऐसे ही गुजर जाएंगी गरीबी की हालत में। आई बात समझ में? नाउ इंक्रीज्ड वुल्नरेबिलिटी एंड डेब्ट। लो इनकम एंड इनफॉर्मल सेक्टर हाउस होल्ड्स ये हाई रिस्क फेस करते हैं फ्रॉम इकोनॉमिक शॉक्स। ठीक है। और इनके बाद इनके ऊपर फिर बहुत सारा कर्जा जो है वो पड़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रॉडर इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़ का ख़तरा हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 लॉकडाउन का इम्पैक्ट पड़ा माइग्रेंट वर्कर्स पे और स्ट्रीट वेंडर्स पे। इरोजन ऑफ ट्रस्ट एंड डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी ये ट्रांसलेट कर देते हैं जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है ये ट्रांसलेट हो सकती है पॉलिटिकल इनइक्वलिटी में। तो यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट होती है जहाँ पे रूल्स आर शेपेड टू फेवर द रिच। रूल्स को ऐसे बनाया जाता है जो कि किसको फेवर करेंगे? जो रिच हैं उन्हीं को फेवर करेंगे। तो रूल्स हमारे लिए कहाँ बनते भाई? हमारे लिए सख्त कानून बनेगा, यूएपीए। ठीक है। ऐसा मतलब नेशनल सिक्योरिटी, ये वो सोनिटी इंटीग्रिटी हम बात कर ही नहीं पाएंगे। ये अमीर जो होते हैं ये बोलते कम हैं, इनको मतलब ये साइलेंट रहते हैं, ये उतना चिल्लाते नहीं हैं, चिल्लाते गरीब हैं। ठीक है। गरीब इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि वो कहते हैं सरकार से कि यार हमें दे दो। ठीक है। वो उनके पास होता नहीं तो तभी वो मतलब अपनी जो कंसर्न है उनको राइज करते हैं। अमीर को क्या है, बाढ़ में जाए जनता, कानून कैसा भी आ जाए, उनको क्या है, वो लग्जरी जी रहे हैं। तो जो भी ये बगावत करते हैं वो कौन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं वो कौन करते हैं? गरीबी करेगा ना। अमीर को क्या मजबूरी है, वो बाहर निकलेगा अपनी बिजनेस छोड़ के। आई बात समझ में? तो सरकार भी फिर क्या करती है, वो इन्हीं के हक में, इन्हीं के हक में जैसा ये अमीर लोग रिच पीपल बोलेंगे वैसा ही कानून बनाएंगे। आई बात समझ में? नो इस वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक डिवाइड एंड सोशल पोलराइजेशन और गहरा हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑयल वेल्थ जो कि कंसंट्रेटेड है इन द हैंड्स ऑफ एलाइट्स इन नाइजीरिया। ठीक है। नाउ पॉलिसी imperatives and steps to be taken।
तो कौन से स्टेप्स यहाँ पे लेने चाहिए? एक्सप्लोर यूनिवर्सल बेसिक इनकम एज अ सोल्यूशन इन इंडिया। तो यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम को हम ला सकते हैं, ठीक है, एक सोल्यूशन की तरह इंडिया में, ग्राउंडेड इन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी एंड कंडीशनलिटी, ठीक है। तो हर एक सिटीजन के लिए हम एज अ राइट होल्डर टू अ मिनिमम बेसिक इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ यूनिवर्सल बेसिक इनकम is designed to directly target the inequality by placing purchasing power in the hand of the poorest, ठीक है। हम जो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है इसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकेंगे, इसको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हम जो परचेजिंग पावर है वो जो गरीब लोग हैं, पोरेस्ट लोग हैं, उनके हाथ में भी आए, ठीक है। फिजिकल एंड वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, तो टैक्स को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, ताकि जो वेल्थ है ये थोड़ी सी जो गरीब लोग हैं उनके पास जाए, डेवलपमेंट हो, ठीक है, डेवलपमेंट कर पाए, एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए टैक्स के पैसों से, ठीक है। आई बात समझ में? जेंडर पैरिटी पॉलिसीज, वैल्यूइंग अनपेड वर्क, ठीक है, हमें उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सके अनपेड केयर वर्क को बाय ऑफरिंग अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, जेंडर न्यूट्रल पेरेंटल लीव एटसेट्रा, लेबर मार्केट फेयरनेस, इंश्योर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ इक्वल पे लॉज, ठीक है, इक्वल पे लॉज को इन्फोर्स कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, एंड स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। तो वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्शन को स्ट्रांग बनाना है। नाउ क्लाइमेट पॉलिसी एंड ओनरशिप रिफॉर्म्स, equitable climate tax such as introduction of a progressive carbon tax on wealth calculated किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट ऑफ ओन्ड एसेट, ठीक है। नो इक्विटेबल क्लाइमेट टैक्स होनी चाहिए। नो प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्स को इम्प्लीमेंट करना है किस पे, वेल्थ पे। टारगेटेड regulations such as incorporation of tax and regulations on high carbon investments within climate policy framework, ठीक है। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडिया की जो रैंक है वो फोर्थ है ग्लोबली इन इनकम इक्वलिटी विद गिनी इंडेक्स ऑफ 25.5। इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ये रिड्यूस हुई है, ठीक है, अब कितनी है, 2.3% इन 2023 विद 171 मिलियन पीपल ये एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकले हैं बिटवीन 2011 टू 2023, ठीक है। तो बहुत सारी स्कीम्स ने सपोर्ट किया है, पीएम जन धन योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, आयुष्मान भारत एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है प्रोग्रेस इन राइट डायरेक्शन, दो स्ट्रॉन्गर मेजर्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एजुकेशन, स्किलिंग एंड सोशल प्रोटेक्शन आर नीडेड टू सस्टेन एंड डीपन इक्वलिटी गेन्स। तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्गर मेजर्स की ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, और स्किल को डेवलप करने के लिए, और सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो इनइक्वलिटी है उसको हम कम कर सकें। तो यहाँ पे एक बात रह गई है, वो है गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स, तो ये एक स्केल है, मेजरिंग स्केल है। इसकी जो
रेंज है वो 0 to 100 है। ठीक है, तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करता है। एंड इन सम केसेस कंजप्शन एक्सपेंडिचर को भी अमंग इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये कॉमनली डिफाइन करते हैं हम थ्रू लॉरेंज कर्व। ठीक है, किसके थ्रू डिफाइन किया जाता है? लॉरेंज कर्व के थ्रू। गिनी इंडेक्स ऑफ 0 ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे परफेक्ट इक्वलिटी है। अगर गिनी इंडेक्स 100 होगा इसका मतलब है परफेक्ट इन इक्वालिटी। ठीक है, नो कुजनेट्स रेशियो की बात करते हैं। ये मेजर करता है शेयर ऑफ इनकम गोइंग टू द टॉप क्वाइंटल्स डिवाइडेड बाय द इनकम गोइंग टू द बॉटम क्वाइंटल्स। ठीक है, द ग्रेटर द रेशियो द हायर इनइक्वलिटी। रेशियो ज़्यादा होगा तो रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो इनइक्वलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, नाउ पल्मा रेशियो की बात करते हैं। यहाँ पे शेयर है इनकम का गोइंग टू टॉप 10% डिवाइडेड बाय द इनकम शेयर ऑफ द बॉटम 40%। ठीक है, ये पल्मा रेशियो है। जो इनकम किसके पास जाती है? टू द टॉप 10%। टॉप 10 डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं? इनकम शेयर टू द बॉटम 40%। टॉप 10 में को कितनी जा रही है और टॉप ये बॉटम 40% को कितनी जा रही है। ठीक है, आई बात समझ में ये हो गया गिनी इंडेक्स के बारे में। नो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? चलो